हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएथिक्स। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है कि एक कंट्री जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है, और उस कंट्री में रहने वाले लोग जो हैं उनके पास भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो चलिए अब हम जो पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं एंड देन समझते हैं। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। यानी अगर आप अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप की बात करो तो उस टाइम पे नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज थे वो काफी ज्यादा रिलेटेड थे टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। कैसे कैसे जुड़े हुए थे? देखो, लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी, जो नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज हैं ये दोनों ही किस चीज पर फोकस करते हैं? ये दोनों ही फोकस करते हैं फ्रीडम फ्रीडम पे और इक्वल राइट्स पे, ठीक है। तो दैट इज वाई ये दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब हम समझते हैं कि जो लिबरल वर्ड है लिबरलिज्म, ये डिराइव कहाँ से हुआ है। तो लिबरलिज्म डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन रूट से, दैट इज लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री। लिबर का मतलब होता है फ्री। For the new middle class, liberalism stood for the freedom for the individual and equality of all before the law। तो एक न्यू मिडिल क्लास के लिए, जो न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुई, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब है, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो, ठीक है, फ्रीडम हो, और इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी लॉ जो है वो हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करे। सो देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये दो चीजें जो है, ये दो चीजें जो है वो लिबरलिज्म के लिए स्टैंड करती हैं। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो लिबरलिज्म किस चीज को एम्फेसिस कर रहा है? पॉलिटिकली अगर आप देखो तो इट एम्फेसिस द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यानी जो गवर्नमेंट बननी चाहिए, जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो लोगों के कंसेंट से बननी चाहिए, लोगों के एग्रीमेंट से बननी चाहिए, ठीक है, लोगों की सहमति से गवर्नमेंट बननी चाहिए। सो पॉलिटिकली अगर आप देखो तो लिबरल्स जो है वो क्या चाहते थे कि कैसी गवर्नमेंट हो जो कंसेंट से बने। किसके कंसेंट से? लोगों के कंसेंट से, लोगों के एग्रीमेंट से बने, सहमति से बने। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament। तो अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही देखो तो जो लिबरलिज्म है वो किस चीज की हमेशा से मांग करता आया है। लिबरलिज्म अगर आप पॉलिटिकली देखो तो लिबरलिज्म जो है वो चाहता है कि ऑटोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाए। ऑटोक्रेसी यानी जो मोनार्कियल पावर है, जो डेस्पोटिज्म है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, वो पूरी तरीके से एंड हो जाए। और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस इनको मिली है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस इनको दी गई है, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए। और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों को रिप्रेजेंट करे एक पार्लियामेंट के थ्रू। ये मांगे थी किनकी? लिबरल्स की, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी, ठीक है। उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। 19th century में लिबरल्स ने मांग करी कि एक किसी भी पर्सन को राइट होनी चाहिए कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सके। उनको इस चीज से रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने से किसी भी इंसान को, आप कह सकते हो, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा पैराग्राफ है वो समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में, वो काफी ज्यादा रिलेटेड था टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। कैसे? क्योंकि दोनों ही चीजें फोकस करती है फ्रीडम पे, इक्वालिटी से, ठीक है। दूसरी चीज ये लिबरलिज्म का यहाँ पे डेरिवेशन दिया है कि यहाँ से डिराइव हुआ है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। अगर आप किसी नए मिडिल क्लास के लिए देखो, जो न्यू मिडिल क्लासेस एमर्ज हुई है, तो उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब है कि हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो और इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी लॉ जो है वो हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। पॉलिटिकली लिबरलिज्म किस चीज से मतलब कनेक्टेड था, किस चीज से जुड़ा हुआ था? पॉलिटिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे लिबरलिज्म एम्फेसिस कर रहा है द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यानी गवर्नमेंट ऐसी हो जो लोगों के कंसेंट से बनी हो, यानी कि लोगों के एग्रीमेंट से गवर्नमेंट बनी।
जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है तब से ही लिबरलिज्म जो है उसका मतलब है कि ऑटोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस यानी जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट हो, और जो लिबरल्स हैं वो चाहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करने की राइट्स सबको मिले। ठीक है, आई होप आपको ये पैराग्राफ जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिबरलिज्म मांग कर रहे थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज हो यानी सबको वोटिंग राइट्स मिले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ जो बहुत लिमिटेड लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिए, हर हर किसी को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। उसके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे। देखो, you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. तो अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिकॉल करोगे तो आपको अगर याद हो कि जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट आया था लिबरल डेमोक्रेसी में, ठीक है, वो था राइट टू वोट। लेकिन ये जो वोटिंग राइट्स थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मेन को दी थी, राइट। अगर आपको याद हो तो नेशनल असेंबली बनी थी जहां पे सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स जो है वही वोट दे सकते हैं, राइट, वही वोट दे सकते हैं। अब एक्टिव सिटीजन्स में आते थे आपकी प्रॉपर्टी ओइंग मेन, इसमें विमेन और जो मेन विदाउट प्रॉपर्टी है उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। उनको जो भी प्रॉपर्टी पॉलिटिकल राइट्स है उन सबसे एक्सक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज भी हो, यानी सबको यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं मिली थी। अगर आप देखो तो फ्रांस में जब लिबरल डेमोक्रेसी जो मतलब पहला जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट आया था लिबरल डेमोक्रेसी में, जहाँ पे आपने देखा था कि नेशनल असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, तो जो नेशनल असेंबली थी वहां पे सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने का मौका मिला था, और एक्टिव सिटीजन्स में सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मेन आते थे, उसमें विमेन और मेन विदाउट प्रॉपर्टी नहीं आते थे, उनकी कोई पॉलिटिकल राइट्स वहां पे नहीं थी। Only a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. तो एक ब्रीफ पीरियड के लिए जैकोबिन्स के अंदर सारे जो भी एडल्ट मेल्स हैं उनको सफरेज एंजॉय करने का मौका मिला था, यानी उन सबको वोटिंग राइट्स मिल गई थी जैकोबिन्स के अंदर बहुत कम समय के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेपोलियनिक कोड आया, however the Napoleonic code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे नेपोलियनिक कोड आया तो इससे क्या हुआ, जो वोटिंग राइट्स हैं वो बहुत ही कम लोगों को ही मिली, यानी कि ओनली अ फ्यू पीपल कैन वोट, बहुत कम लोग, बहुत स्मॉल ग्रुप जो है बस वही, उनको ही वोटिंग करने का जो है वो अलाउ किया गया। एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, और विमेन का जो स्टेटस है वो ऐसा कर दिया जैसे एक माइनर का होता है, यानी कि मतलब उनसे सारी जो आप कह सकते हैं जो फ्रीडम है विमेन से वो छीन ली गई थी। विमेन को पूरी तरीके से डिपेंड कर दिया गया था फादर्स से, मतलब चाहे जो मेल्स हैं जैसे फादर्स है, हस्बैंड है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो विमेन है वो सिर्फ अपने फादर्स और हस्बैंड्स की ही परमिशन ले सकती है अगर कोई उनको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, और बेसिकली दे आर दी अथॉरिटी है अपने फादर्स और हस्बैंड्स की। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द नेपोलियनिक कोड। थ्रू आउट द 19th century and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal rights। तो जब 19th सेंचुरी और बेसिकली 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मेन, यानी ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, तो जो नॉन प्रॉपर्टीड मेन और विमेन है उन्होंने अपोजिशन ऑर्गेनाइज किया, अपोजिशन मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करी। ठीक है, आई होप आपको ये जो पैराग्राफ है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा पॉलिटिकल स्फीयर, लिबरलिज्म का मतलब क्या है पॉलिटिकल स्फीयर में। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म किस चीज के बारे में आपको बताता है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो अगर आप इकोनॉमिक स्फीयर में देखो तो लिबरलिज्म का मतलब है कि मार्केट्स में फ्रीडम, मार्केट्स के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट्स को फ्री कर दिया जाना चाहिए
फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल से मार्केट्स को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। तो लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में ये कहता है दैट फ्रीडम फॉर मार्केट्स, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स जो है उनको रिस्ट्रिक्शन से बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, और गवर्नमेंट ने, स्टेट ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं गुड्स के मूवमेंट में और कैपिटल के मूवमेंट में, उसकी एबोलिशन की मांग जो है वो लिबरल्स करते हैं। ओके, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो जो इमर्जिंग मिडिल क्लास की थी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड बन चुकी थी 19th सेंचुरी के टाइम पे। अगर हम एक एग्जांपल लें तो देखो, जितने भी जर्मन स्पीकिंग रीजन्स हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, उनके उसका ही आपको एक एग्जांपल दिया गया है। आगे चलिए देखते हैं। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। इसका मतलब है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स और जर्मनी की जो टेरिटरीज है उन्हें कंबाइन कर दिया था एक सिंगल ग्रुप में, जिसे हम कहते हैं कन्फेडरेशन। ठीक है, तो कन्फेडरेशन ऑफ राइन हम कहते हैं, जिसमें 39 स्टेट्स आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स और जर्मनी की टेरिटरीज को कंबाइन कर दिया था एक सिंगल ग्रुप में, जिसे हम कन्फेडरेशन ऑफ राइन कहते हैं, जिसमें 39 स्टेट्स आती हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज possessed its own currency and weights and measures। अब यहाँ पे हर एक जो स्टेट है उसकी खुद की करेंसी होती थी, खुद के वेट्स और मेजर्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मर्चेंट है जो कि ट्रैवल कर रहा है 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अपने गुड्स को सेल करने के लिए। So he had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duties of 5% at each one of them। इसका मतलब है कि मान लो एक मर्चेंट है जो कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग ट्रैवल कर रहा है अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, तो अब उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना होगा। कस्टम बैरियर्स बेसिकली दे आर द चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स होते थे, आप कह सकते हो बॉर्डर्स होते थे, जहाँ पे उनको कस्टम ड्यूटीज यानी कि टैक्सेस पे करना होता था। कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्सेस, टैक्सेस पे करना होता था 5% का हर एक कस्टम बैरियर में। ठीक है, अब ये जो ड्यूटीज हैं, these duties were often levied according to the weight और measurement of the goods। ये जो ड्यूटीज है ये किस बेसिस पर चार्ज की जाती थी, किस बेसिस पर ये किस बेसिस पर ये चार्ज की जाती थी, ये हर जगह का डिफरेंट वेट और मेजरमेंट होता था। तो डिफरेंट वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो ड्यूटीज है, जो टैक्सेस है, ये चार्ज की जाते थे। ठीक है, as each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculations। तो क्योंकि हर रीजन का खुद का वेट और मेजरमेंट का सिस्टम होता था, तो इसलिए हर जगह कोई मान लो एक ट्रेडर है जो ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हर जगह बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती थी। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले। एले क्या है, एक यूनिट है मेजरमेंट की। ठीक है, जो कि हर रीजन में जिसकी लेंथ हमेशा डिफरेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल, एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। तो मान लो 1 LA क्लोथ है, टेक्सटाइल मटेरियल है, जिसको आप फ्रैंकफर्ट में लाए तो उसका मेजरमेंट आपको 54.7 सेंटीमीटर का मिलेगा। मेन्स में अगर आप लाए तो 55.1 सेंटीमीटर का मिलेगा। न्यूरेमबर्ग में अगर आप लाए तो उस कपड़े का जो मेजरमेंट है, 1 LA का जो मेजरमेंट है वो आएगा 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में आएगा 53.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो हर जगह डिफरेंट मेजरमेंट आता है। तो ये ट्रेडर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इवन ट्रेडिंग करना है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस, ऊपर से इतने सारे टैक्सेस पे करने होते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो बेसिकली सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस। न्यू कमर्शियल क्लासेस, जो मिडिल क्लासेस आई, जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थी, उन्होंने ऐसी कंडीशंस को एक ऑब्स्टिकल के रूप में, एक आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन या प्रॉब्लम के रूप में व्यू करा कि भाई ये जो चीजें हैं, ये अगर आप देखो तो इकोनॉमिक एक्सचेंज में एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो बना रही है। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्सचेंज की ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। न्यू कमर्शियल क्लासेस who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods। ठीक है, पीपल एंड कैपिटल। तो न्यू कमर्शियल क्लासेस ने आर्ग्यू किया कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो, जहाँ पे
गुड्स, पीपल और कैपिटल का अनहिंडर्ड मूवमेंट हो पाए, अनहिंडर्ड यानी बिना किसी रुकावट के मूवमेंट हो पाए। तो 1834 में इनकी बात मानते हुए कस्टम यूनियन जिसे हम जॉल्वरीन कहते हैं। कस्टम यूनियन क्या होता है गाइस? कस्टम यूनियन बेसिकली आप कह सकते हो एक ट्रेड अलायंस है, ठीक है। तो कस्टम यूनियन जो है 1834 में बनाया गया, दैट वाज जॉल्वरीन, और ये रशिया का इनिशिएटिव था, ठीक है। अब इसे बाद में बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया। अब इस यूनियन ने क्या किया ये देखते हैं। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, तो जो भी टैक्स बैरियर्स है उन्हें अबॉलिश कर दिया, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। तो 30 से जो नंबर ऑफ करेंसीज है वो रिड्यूस करके सिर्फ 2 हो गई, ठीक है, सिर्फ 2 करेंसीज हो गई। The creation of a network of railways further stimulated mobility। तो जो अब देखो रेलवेज का क्रिएशन हुआ, रेलवे के क्रिएशन की वजह से क्या हुआ, जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है वो एनकरेज हो सका, ठीक है। हार्नेसिंग यानी यूजिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूज किया गया नेशन को यूनिफाई करने के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन में, ठीक है। कैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूज किया गया टू नेशनल यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूज किया गया टू नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। A wave of nationalism, a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time। तो ये जो वेव आई इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, इसने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो उस टाइम पे काफी ज्यादा ग्रो हो रहे थे उनको काफी स्ट्रेंथन किया, काफी मजबूती दी। तो आई होप आपको ये पूरा जो पैराग्राफ था लिबरलिज्म के बारे में, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.